हेलो दोस्तों, जी के विद सोनू सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो आदित्य रंजन का रेलवे का जो बुक है इसको हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। फिर सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में पहुंचेंगे। इस तरह जो है हम लोग बायोलॉजी में भी पहुंचेंगे और सारा ये बुक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे ख़त्म करना है। इसमें डे वाइज भी दिया गया है कि कौन कौन सा डे में आप ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग एक सबसे शुरू स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। और इसका जो है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा और भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें एनटीपीसी का मैंने रेलवे के सारे सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। तो वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और एक एक करके हम लोग सबसे पहले जो है वो हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग फिर केमिस्ट्री में जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग बायोलॉजी में जाएंगे। तो चलिए यहाँ से जो वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिए बड़ा हो गया है स्क्रीन। और सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं मात्रक विमाएँ एंड गति के नियम। इसमें वन लाइनर है प्लस एमसीक्यू दोनों दिया गया है। देखिए वन लाइनर है और यहाँ आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा वन लाइनर तो आपको यहाँ एमसीक्यू देखने को मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं एक एक करके। सबसे शुरू से देखिए मात्रक एवं विमाएं तथा गति के नियम। किसी किसी वस्तु का तय की गई दूरी पथ जो है वो लंबाई दूरी है। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई लंबाई कहते हैं। बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक एसआई इकाई के लिए गुणज होती है। उदाहरण के डेका हेक्टो किलो। छोटी दूरी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एसआई यूनिट को उपगुणज कहते हैं। उदाहरण है मिली, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। 10 विभिन्न घातों एवं पूर्ण लकन एवं उनके संकेत। देखिए उपसर्ग दिया हुआ है, यहाँ संकेत दिया हुआ है, यहाँ 10 के घात दिया हुआ है, कितना पावर है वो दिया हुआ है। एक एक्सा का संकेत है ई और इसका जो घात है वो 10 का पावर 18 है। पेटा पेटा मतलब होता है पी, 10 का पावर 15। टेरा टी, 10 का पावर 12। गीगा जी और 10 का पावर 9। मेगा एम, 10 का पावर 6। किलो के, 10 का पावर 3। हेको हेक्टो एच, 10 का पावर 2। डेका डी ए, 10 का पावर 1। डेसी डी, 10 का पावर -1। सेंटी सी, 10 का पावर -2। मिली एम, 10 का पावर -3। माइक्रो यू, 10 का पावर -6। नैनो एन, 10 का पावर -6। पीको एन पी, 10 का पावर -12। फेटो एफ, 10 का पावर -15। एटो ए, 10 का पावर -18। देखिए खगोलीय दूरी, प्रकाश दूरी एक वर्ष में तय की गई दूरी कहलाती है। प्रकाश वर्ष, एक एक प्रकाश वर्ष होता है 9.467 इंटू 10 का पावर -15। सूर्य सूर्य पृथ्वी के बीच की लंबाई की मापी जाती है, वो है खगोलीय इकाई से। एक खगोलीय होती है 1.96 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई जो है वो पार्सेक है। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.086 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए यहाँ लंबाई दिया हुआ है, यहाँ प्रयुक्तात्मक मात्रक दिया हुआ है। जैसे 1 फीमी मतलब फेटो दिया हुआ है -15 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर है -1 का 12 मीटर। 1
एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ए है इसका सिंबल, और -10 मीटर दिया हुआ है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, मतलब 0.001 mm। भौतिक राशि और मात्रक, किसी भी मात्रक को मापने के लिए मापन कहते हैं। भौतिक दूरी के में मापी जाने वाली कोई भी मात्रक भौतिक मात्रक कहलाती है। जैसे लंबाई, उदाहरण द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान एवं समय मापने के लिए मुख्य रूप से 3 इकाई प्रणाली है: MKS, CGS, FPS। CGS और MKS सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मैट्रिक सिस्टम। FPS प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। MKS प्रणाली को स्टैंडर्ड नेशनल इंटरनेशनल SI यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। CGS सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड। MKS किलोमीटर, किलोग्राम सेकेंड। FPS फुट पाउंड सेकेंड। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये फुट पाउंड सेकेंड, तो ये नापता है, इस तरह से इसका मापन होता है, वो दिया हुआ है। जो CGS से नापेगा वो सेंटीमीटर और ग्राम और सेकेंड में ही होगा, और जो PFS से नापेगा वो फुट पाउंड सेकेंड में ही होगा। लंबाई, द्रव्यमान और समय मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माप को कहा जाता है मौलिक माप या आधारी माप। मौलिक इकाई कितनी हैं? ये देखिए मौलिक इकाई: मूल मात्रक लंबाई मीटर ml, द्रव्यमान किलो kg m, समय है सेकेंड st, तापमान है केल्विन K, धारा है एम्पियर A, ज्योति तीव्रता है कैंडला, और सीडीएस और सी सिंबल है इसका। और मात्रक पदार्थ की मात्रा है मोल एन। माप को 2 इकाई भी है: पूरक है समतल कोण, जिसका नाम है रेडियन, मतलब रेड। ठोस कण है स्टोनियम, मतलब SR। मानक इकाई, वह मान जो किसी भी स्थान पर किसकी द्वारा मापने जाने जाता है उसे कहा जाता है मानक इकाई। मानक तथा विमाएं, क्षेत्रफल m² है, L2² है, आयतन को M3 बोलते हैं और M3 L3 है। चाल है, मतलब स्पीड हो गया, और इसको मीटर पर सेकेंड में नापते हैं। LT1 इसका विमाएं है। वेग है m-1 मीटर पर सेकेंड, और इसमें है लेंथ m-1 LT-2। ये है LT-2। त्वरण है ms का पावर -1। बल है, बल को हम लोग n बोलते हैं। मात्रक n है, और न्यूटन हो गया, मतलब n से, और MLT-2 है। संवेग है S-S, मतलब न्यूटन पर सेकेंड, और MLT-1 है। वेग है kg मीटर MLT-1। दाब है kg मीटर पर सेकेंड MLT-2। पृष्ठ तनाव है kg पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें भी MLT-T-2। द्रव्यमान है kg मीटर और ml-3T0। कौन ये है? तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसका मात्रा एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका मैं वीडियो दे दूंगा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरह से वेग वाला भी दिया हुआ है, चाल वेग का, तो ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आता है क्वेश्चन। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सदिश तथा अदिश राशि। सदिश राशि, ऐसी भौतिक राशि जिनमें दिशा और परिणाम दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। सदिश राशि विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आयुक, चुंबक क्षेत्र हैं।
अदिश राशि ऐसे भौतिक राशि जिनमें केवल प्रमाण हो सकता हो दिशा हो अदिश राशि कहलाता है। यह साधारण बीज के नियमों का पालन नहीं करता है। अदिश राशि द्रव्यमान कार्य ऊर्जा क्षेत्रफल तथा घनत्व का आयतन दूरी समय एवं विभव ताप धारा है। सदिश राशि की परिणाम का निरूपण सदिश राशियों को जोड़ने तथा त्रिभुज के नियम हैं। सदिश राशि को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम है। यदि कोई दो दिशा ए और बी एक दूसरे को थीटा पर हो तो उसके परिणाम का परिणाम हो, जैसे आर एल ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कोस थीटा स्क्वायर, जहाँ माइनस कोस जो है वो -1 रहेगा और 1 से बड़ा रहेगा। सरेखीय गति समय के साथ किसी वस्तु की उपस्थित स्थिति में परिवर्तन को गति कहलाती है। जब शरीर एक सीधी रेखा चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। आवर्त गति कितने प्रकार की होती है? सलोकीय गति एक समानुवृत्त गति, उदाहरण के लिए झूले, झूले की गति, घड़ी की सुई की गति, पेंडुलम है। वस्तु किसी मध्य स्थित आने पीछे चलती है या जब गति दोहराई जाती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। किसी वस्तु तथा तय की गई कुल पथ को दूरी कहते हैं। कुल पथ को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ लंबाई क्या होती है? विस्थापन होती है। गति की इस दर में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाती है चाल। चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। और यात्रा की कुल को के लिए समय से विभाजित करने के लिए क्या प्राप्त होता है? तो औसत चाल प्राप्त होता है। औसत चाल प्राप्त होता है कुल दूरी बटा कुल समय। एक निश्चित दिशा में तय की गई करने वाली वस्तु की चाल कहलाती है वेग। तो ये वेग का कुछ फॉर्मूला है और इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन कहलाता है त्वरण। वेग में त्वरण को क्या कहते हैं? सकारात्मक त्वरण कहते हैं। वेग के विपरीत त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग का समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा चलती है तो एक समान त्वरण कहलाता है। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है तो असमान त्वरण कहलाता है। मुक्त रूप से गतिजी वस्तु किस उदाहरण है? एक समान त्वरण का उदाहरण है। भारी यातायात के वाहन किसका उदाहरण है? असमान त्वरण का उदाहरण है। वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है? तो औसत त्वरण को दर्शाता है। न्यूटन के गति के नियमों का क्या विशेषता है? सभी गति के नियम सरल रेखीय गति की एक समान त्वरण पर आधारित है। न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी इसे बोलते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को किसी वस्तु की चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु की एक अवस्था में रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व। जड़त्व किसके अनुसार समानुपाती होती है? तो ये होती है द्रव्यमान के। किसी वस्तु के द्रव्यमान किससे मापी जाती है? तो जड़त्व से मापी जाती है। किसी पिंड की अपनी एक समान गति स्थित
स्थिति स्वयं में बदलने एवं असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो गति का जड़त्व कहा जाता है। किसी किसी पिंड की अपनी असमान में स्थित को स्वयं में असमानता को आरंभ की जड़त्व के रूप में जाना जाता है। किस पिंड की अपनी अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने की असमर्थता है? दिशा की जड़त्व। एक ऊंची छलना छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर उड़ता है ताकि गति की जड़त्व उनके लंबाई छंग लगाने में मदद करती है। तो एक धावक अंतिम रेखा पार करने के लिए बाद में क्यों दौड़ता है? तो ये दौड़ता है गति के जड़त्व उससे दौड़ाए रखती है। देखिए, अब जड़त्व के उदाहरण है। चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, मतलब मूवमेंट करता है। मतलब फर्स्ट में जो है इसको याद करने का ऐसा है कि मूवमेंट, आप रेस्ट में रहिएगा लेकिन आपका बॉडी या कुछ भी जो है वो मोशन में रहेगा, मतलब स्थिर नहीं रहेगा, गति में रहेगा। रुके हुए वाहन को अचानक हिलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, मतलब देख रहे हैं आप रेस्ट में है, रेस्ट टू मोशन है, मतलब रेस्ट है आप, और आपका जो थिंक है या वस्तु है या शरीर है वो मोशन में रहेगा या कोई चीज रहेगा। देखिए, कालीन को ढकने से पीटने पर धूल के कणों को गिराना, पेड़ एवं शाखाओं के हिलने से पत्तियों का गिरना। बल का परिभाषा किस नियम से की जा सकती है? न्यूटन के प्रथम नियम से की जा सकती है। जब खड़ी बस चलने लगती है तो व्यक्ति खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि निम्न में से कौन सा इस स्थिति को व्याख्यापित करता है? न्यूटन का पहला नियम। अविक्षुब्ध वस्तुओं को स्थिर रखने या एक ही वेग की गतिशील रखने की प्रवृत्ति कहलाती है। गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे चलते हैं। गति का पहला समीकरण है वेग और समय के संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण है -v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v जो है वो अंतिम वेग है, u जो है वो क्या है, प्रारंभिक वेग है, a जो है वो त्वरण है, t जो है वो समय को इंडिकेट कर रहा है। आगे चलते हैं हम लोग न्यूटन, अब दूसरा नियम में हम लोग पहुंच गए हैं। ये पहला नियम था जो कि हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, अब दूसरा नियम हम लोग करते हैं। गति का दूसरा समीकरण जो है स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। गति का दूसरा नियम होता है स्पीड है ये, और यू टी प्लस व हाफ ए टी स्क्वायर है। तो जहाँ s जो है वो तय की गई दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, t जो है वो समय है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस तरह वाला को थोड़ा सा बाहर आ गया है। चलिए देखिए, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त है? तो ये प्राप्त है न्यूटन के गति दूसरे नियम से। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल की समानुपाती होती है, वो होती है गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम के निर्धारित नहीं होता है, ये होता है गति का दूसरा नियम। क्रिकेट में जब कोई क्षेत्र रक्षक तेज गति से आती है, गेंद पकड़ता है तो वह अपने हाथ पीछे खींच लेता है और
गेंद पकड़ लेता है। तो ये किसके होता है? गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम है ये है, जैसे कि ये फर्स्ट में हम लोग रेस्ट से मोशन में चल जाते हैं। कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई चीज़ मोशन में उसको रेस्ट में लाया जाएगा। मतलब इसका अपोजिट है न्यूटन का दूसरा नियम। जैसे टेनिस की उदाहरण की तुलना में क्रिकेट की गेंद अधिक चोट लगती है। गेंद की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है। ऊंचाई या लंबी कूद को जमीन खोद कर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे। बड़ी कील अधिक लंबाई तक ठोकने के लिए हथौड़े के लिए अधिक वार किए जाते हैं। आवेग बल का बल और समय का गुणनफल को कहा जाता है आवेग। आवेग जी है, बल एफ है और टी समय है। आवेग का ऐसा यूनिट होता है माइनस न्यूटन इंटू सेकेंड किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उदाहरण है, यदि दो खिलाड़ी कैच लेना चाहते हैं तो वह अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। उन उससे समय पर मान बढ़ जाता है तथा लगाया गया बल कम हो जाता है, जिसे कैच आसानी से पकड़ लिया जाता है। सीमेंट पे फर्श गिरने पर लगने वाले आदमी को रेत टीके पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है। ये कैसे होता है? आवेग के कारण होता है। न्यूटन का ये तीसरा नियम है जो कि बंदूक से ज़्यादा रिलेटेड है। जब बंदूक की गोली चलती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करती है, और न्यूटन की इस नियम पर किसका है? ये है तीसरा नियम से होता है। प्रतिक्रिया बल एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल बल होता है जो एक स्थान कार्य करता है। गति का तीसरा नियम है, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तुओं पर समान एवं विपरीत बल लगाती है। स्थित गति का तीसरा नियम है। न्यूटन का न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति का प्रकट करता है? तो ये करता है गति का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण, एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है। रस्सी टूट जाने पर वो पीछे की ओर चली जाती है और गोली चलने पे बंदूक के झटके के कारण चोट लगता है। तैरने के समय पानी को टकराना, नाव में कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना, रॉकेट का उड़ान भरना। गति का तीसरा समीकरण गति या विश्राम का विरोध पहला नियम करता है। संगलन संघटन कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 3 प्रकार के। यह किस गति के टकराया टकराया उसी गति वापस भी आया। ये होती के ई, मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित होता है। ई बराबर 10⁻⁻1। अप्रत्यक्ष संकलन, यह किसी गति के टकराता है और उस गति से वापस नहीं आता है, उसे कम गति से लौटना है। काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं है पर संरक्षित है। तुरंत अप्रत्यक्ष संकलन, जब किसी वस्तु की किसी वस्तु से टकराएगी तो वह उस वस्तु से चिपट जाएगी और आपस से जोड़कर एक हो जाएगी और एक ही गति से चलने लगेगी। काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं है। सरेखीय संरक्षण के नियम, कौन सा सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? संरेखीय संवेग का संरक्षण नियम। गति के तीसरे नियम उदाहरणों को निम्न द्वारा
समस्या जा सकता है। यह है रेखीय संरक्षण का नियम। यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी संतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस प्रणाली को रेखीय समवेग संरक्षित कहते हैं। जो है M2 M1 ये दिखाया गया फिगर में, ये आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से। एक वृत्तीय गति, एक वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है कहलाती है एक समान वृत्तीय गति। बल कण के वेग के समकोण पर लगातार किस गति में कार्य करता है? एक सामान्य वृत्तीय गति। यदि कोई पिंड r वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने से t सेकेंड लगता है तो वेग v भी प्रकार से लगता है। v बराबर होता है 2vr/t। किस गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है? तो ये बदलती रहती है एक समान वृत्तीय गति। जब जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करती है तो क्या बदल जाता है? प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा। एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तन नहीं होता है? वेग, त्वरण, वेग, द्रव्यमान, गति और ऊर्जा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु के वृत्त परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना उसको कहते हैं एक समान वृत्ताकार। एक वस्तु किस गति के दौरान अंदर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है? वो है एक समान वृत्तीय गति। किस स्थिति में एथेटिक की गति अधिक त्वरित होती है? तो ये होती है जब वह वृत्त टैंक पर दौड़ता है। जब वृत्ताकार गति में छद्म बल को त्रिज्या अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र के दूर निर्देशित होता है, उसको कहते हैं अपकेंद्र गति। और वृत्त पथ पे नियंत्रित संवेग में आरोपित होता है, उससे बल की ओर केंद्र कार्य करता है, उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। मतलब देखिए, अपकेंद्र बल क्या होता है? अप मतलब होता है ऊपर, मतलब बाहर निकलना। अभी मतलब होता है अंदर, जो अंदर की तरफ बल लगेगा वो हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। और जो अप की ओर मतलब बाहर की ओर लगता है उसको कहते हैं अपकेंद्र बल। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। सरल लोकन गति, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बार बार दोहराई जाती है उसे अवतरण गति कहते हैं। वह गति जहाँ त्वरित विस्थापन समानुपाती होता है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होता है, उसे कहते हैं सरल लोकन गति। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय कहलाता है अव अवतरण काल। मतलब टी हो गया। अवतरण काल समय एसआई इकाई होता है सेकेंड। प्रति इकाई समय के दोलन की कुल संख्या जो होता है अवतरित होती है। क्या होती है? अवतरित होती है। अवतरित बराबर होता है 1 बराबर अवतरण काल। अवतरित का एसआई मात्रक जो है वो क्या होगा? हर्ज होगा। एसआई मात्रक क्या होता है? वो हर्ज होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यदि m द्रव्यमान का कोई पीठ l लंबाई से आगे टकरा जाए तो अवतरण काल 2v(L)g होता है। यदि यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूलने पर झूल रहे तो काल नहीं बदलता है, उसको बोलते हैं अवतरण लोलक
के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई लड़की झूलने पर बैठकर झूलना झूल रही हो और एक खड़ी हो जाए तो समय अवधि कम हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई में कमी के कारण, और झूला तेज हो जाता है, उल्टा होकर विपरीत घटित होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य होता है, इसलिए अवतरण काल अनंत होता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी पेंडुलम बढ़ जाती है, जिसके कारण अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमी हो जाती है। जैसे गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ता है जब अवतरण काल घटता है घटेगा। अब कुछ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये पूरा कुल मिला के 16 क्वेश्चन है, और एक एक करके जो है हम लोग पूरा ये 16 क्वेश्चन को जो है वो ख़त्म कर देंगे। और इसी तरह से पूरा आपको वीडियो देखने को मिलेगा। आगे आप वीडियो में, मान लीजिए ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अभ्यास कर लेते हैं जितना भी हम लोग अभी पढ़े हैं। देखिए ऋणात्मक त्वरण किसकी विपरीत दिशा होता है? तो ये किसके विपरीत दिशा होता है? तो ये होता है वेग की दिशा। और जब आप 1 इंच को बदलते हैं और यह कितना सेकेंड बढ़ जाता है? तो ये बढ़ जाएगा आपका 1 इंच जैसे आप बदलिएगा तो 2.4 सेकेंड बढ़ जाएगा। यदि कोई पिंड आर है, वृत्त के चारों ओर बार में टी सेकेंड लेता है, तो वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर क्या होगा? v बराबर 2 पाई r/t होगा। एक ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि लंबी छलांग जड़त्व बनी रहे, उससे लगने या क्या मदद करता है? तो उससे क्या मदद करता है? वो करता है सी, गति हो गया। आगे चलते हैं कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु की ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो ये समय लगेगा 1.46। ये फॉर्मूला में आप पुट करिएगा तब आएगा आंसर। ये भी सेम फॉर्मूला पे है, तो मैं आंसर सिर्फ बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट ये भी आपका फॉर्मूला पे ही बनेगा। ठीक है, 7 नंबर इसका आंसर होगा 0। सेम ये भी फॉर्मूला पे ही बनेगा। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 18। जब आप बना लीजिएगा तो फॉर्मूला ऊपर है, तो उससे बनाइएगा। 10 नंबर भी सेम उसी तरह से है। 10 नंबर नहीं है, 9 नंबर। 9 नंबर, 2 सेकेंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकेंड के लिए त्वरित कार की दूरी कितनी गुना तय करेगी? तो ये कितनी गुना तय करेगी? ये करेगी 4 गुना तय। वायुमंडल वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये किया जाता है बैरोमीटर। समय टी समय टी और t2 के वेग समय के वक्र अंतराल क्षेत्रफल की वस्तु किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है टी त्वरण के बराबर होती है। एक गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से लंबवत रूप की ओर फेंका जाता है। 4 सेकंड के बाद किससे विस्थापन का परिणाम होगा? तो ये आपका फॉर्मूला पे बनेगा। तो फॉर्मूला सा बनाइएगा। इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। जब किसी वस्तु को कार की दुगनी हो जाती है तो रोकने पर कितना अधिक दूरी लगेगा? तो ये कितना अधिक दूरी लगेगा? 4 गुना लगेगा। नीचे दिए गए समय प्रकरणों के लिए किसमें चली चली गई दूरी तथा विस्थापन का परिणाम है? तो विस्थापन का परिणाम है यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है तब, कब कहा जाएगा? जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। 16 नंबर है, लास्ट है हम लोग का।
एक समय एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण के दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथ सत्य है, कार का वेग नियंत्रण बदल रहा है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। नेक्स्ट है संकेत और इसका हल यहाँ दिया हुआ है, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा।